वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए चित्र में आप लोग देखिए कि यहाँ पे शेर दहाड़ रहा है और रोहन की मम्मी रोहन को दिखा रही हैं कि रोहन यह देखो शेर। यहाँ पर चिड़िया चींची कर रही हैं। तो अब दिया हुआ है नीचे कि बच्चों ऊपर दिए गए चित्र में चिड़िया चींची कर शेर दहाड़ और शेर दहाड़ कर और माँ बोलकर अपने विचार प्रकट कर रही हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का एकमात्र साधन भाषा है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक भाषा के द्वारा ही बांटता है। इसी कारण मानव ने इतनी प्रगति की है। यदि भाषा न होती तो मानव तरक्की न कर पाता। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अतः हमने जाना। तो आइए देखते हैं भाषा का परिभाषा क्या लिखा हुआ है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचार समझकर कार्य करना ही भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। ध्यान दो, ईश्वर ने सभी प्राणियों को स्वर दिया है जिसके द्वारा वह अपने भाव को प्रकट करता है। जैसे कोयल कूकू कर, कुत्ता भौं कर अपने भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ईश्वर ने शब्दों और वाक्यों द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने का वरदान केवल मनुष्य को ही दिया है। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। ईश्वर ने शब्दों और वाक्यों द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने का वरदान केवल मनुष्य को ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। देखिए मनुष्य द्वारा भाषा का उपयोग 3 प्रकार से किया जाता है। देखिए भाषा का यहाँ पे दिया हुआ है और भाषा को 3 प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा। देखिए बच्चों ऊपर दिए गए चित्र 1 में नेताजी भाषण देकर, देखिए यहाँ पे नेताजी भाषण दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं यानी ओरल लैंग्वेज अपनी भाषा में। तो और नेताजी भाषण देकर और चित्र 2 में 2 व्यक्ति फोन पर आपस में बात कर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। देखिए आपस में ये दोनों बात कर रहे हैं फोन से एक दूसरे से। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसके अंतर्गत वक्ता बोलने वाला बोलकर व श्रोता सुनने वाला सुनकर अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, राइटिंग लैंग्वेज यानी लिखित भाषा। बच्चों चित्र 1 में छात्र प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए चित्र 1 में देखिए बच्चा अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं लिखकर, और चित्र 2 में दादाजी अखबार पढ़कर दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं। यहाँ पर दादाजी, दूसरे चित्र में देखिए आप लोग कि दादाजी अखबार पढ़कर दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखकर व पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए तीसरा सांकेतिक भाषा। अब देखिए सिग्नल लैंग्वेज। अब देखिए बच्चों चित्र 1 में मेट्रो स्टेशन पर शौचालय का बोर्ड हमें बताता है कि शौचालय यहाँ है, और चित्र 2 में सड़क के ऊपर लगा यह योर टर्न का बोर्ड बताता है कि आप यहाँ से मुड़ सकते हैं। देखिए ऐसा दिया रहता है रोड पर कि आप यहाँ से लेफ्ट या राइट या कहीं भी दाएं बाएं कहीं भी मुड़ सकते हैं। तो वो सब हमारा सांकेतिक भाषा हो गया। यह भाषा सांकेतिक रूप है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत देखकर व समझकर विचारों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ध्यान दो। देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। पहला मैं पढ़ रही हूँ। जो लोग बोल व सुन नहीं सकते हैं वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है पुस्तकालय और धार्मिक स्थानों पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा की अपनी कुछ सीमाएं हैं, हर व्यक्ति इसे नहीं समझ सकते हैं, अतः इसे मान्य नहीं माना जाता है। भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ऊपर वाला तालिका में पढ़ती हूँ। देश भाषा ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए देश का नाम दिया हुआ है इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, और यहाँ पे भाषा अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रांसीसी। अमेरिका में अंग्रेजी भाषा है, जापान में जापानी, चीन चीनी, रूसी, कोरिया कोरियन, सिंगापुर मलय। अब यहाँ पे दिया हुआ है डायलॉग यानी बोली। तो बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। यह किसी स्थान विशेष में बोली जाने वाली आम बोलचाल की भाषा है। यह एक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी आदि। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता है। अब देखिए मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा, वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे तमिल परिवार में पले बढ़े बच्चे की
मातृभाषा तमिल पंजाबी परिवार में पले बढ़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और बंगाली परिवार में पले बढ़े बच्चे की मातृभाषा बंगला होगी। अब देखिए दूसरा दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के सरकारी कामकाज को करने के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। याद रखिएगा कि भारत की राजभाषा हिंदी है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विशेष, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी भाषा को प्राप्त है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज, विश्व में अनेक सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अंग्रेजी भाषा को प्राप्त है। भारतीय भाषा, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भाषा। भारत एक विशाल देश है, यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आधिकारिक रूप से यहाँ 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखिए 22 भाषा यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू, गुजराती, सिंधी, मैथिली, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, संथाली, हिंदी, मलयालम, कश्मीरी, डोंगरी, असमिया, नेपाली, कोंकणी, पंजाबी, बोडो, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, तमिल, बांग्ला। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, भाषा और बोली में अंतर यानी दोनों में डिफरेंट। तो भाषा का क्षेत्र का व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना एवं ज्ञान का संग्रह होता है जबकि बोली में कथा, किंवदंतियों और लोकोक्तियों का संग्रह होता है। अब देखिए यहाँ लिपि दिया हुआ है। बच्चों, हर भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखने का अपना ढंग होता है। इन ध्वनियों को लिखित भाषा में प्रकट करने के लिए चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट कर, अब देखिए जैसे कोई आपसे पूछेगा कि लिपि का परिभाषा क्या है, लिपि किसे कहते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में इस तालिका में भाषा में दिया हुआ है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। अब यहाँ लिपि दिया हुआ है, जैसे हम लोग का हिंदी का लिपि होता है देवनागरी, संस्कृत का भी देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन। यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है। उसके बाद है व्याकरण यानी ग्रामर। तो देखिए दिया हुआ है कि इसको भी आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा और ये इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। बच्चों, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। यह शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इस व्यवस्था की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब देखिए इसका यहाँ पे दिया हुआ है परिभाषा, भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब देखिए नीचे दिया हुआ है, इस तीनों पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है अभी, हिंदी भाषा विश्व के तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। देवनागरी लिपि विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट है, व्याकरण में हम भाषा के 3 भागों पर विचार करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए माइंड मैप में दिया हुआ है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ देगा कि भाषा क्या है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप, सांकेतिक रूप। थर्ड पॉइंट है, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है, भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों को हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।